विभाग के हिंदी अध्यापक श्री एम जी राजपूत द्वारा निर्मित इस YouTube चैनल में सभी छात्रों को, छात्रों के माता पिताओं को, भाई बहनों को, दादा दादी को प्रणाम, मंगलमय शुभकामनाएं, नमस्ते। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को और मेरे हिंदी अध्यापक भाई बहनों को भी मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाला हिंदी व्याकरण के बारे में विस्तृत जानकारी समय समय पर प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि यह व्याकरण कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक, इतना ही नहीं तो 11वीं 12वीं, इससे भी आगे कहूँ तो BA, B.Ed और MA तक के छात्रों को यह जानकारी महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसीलिए मैं सभी छात्रों को, दर्शकों को एवं हिंदी विषय के अध्यापकों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, पिछले सत्र में हमने शब्द में विकारी शब्द के प्रमुख भेद में संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी हासिल की थी। अब हम आज के इस सत्र में हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द के अंतर्गत आने वाला तीसरा भेद विशेषण और उसके उपभेद गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण आदि की विस्तृत जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए, विकारी शब्द में तीसरा प्रमुख भेद विशेषण। तो दोस्तों, विशेषण किसे कहते हैं? आपके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे। विशेषण की परिभाषा क्या होगी? विशेषण किसे कहेंगे? तो लीजिए, विशेषण की परिभाषा इस प्रकार: जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: वाक्य में जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या अधिक जानकारी देता है उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण में हम वाक्य के रूप में विस्तृत उदाहरण समझने का, देखने का, सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य, मैं तुम्हें अच्छा गीत सुनाऊंगा। दूसरा वाक्य, सफल छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। तीसरा वाक्य, कुछ बच्चे डरते हैं। चौथा वाक्य, वे बुद्धिमान है। ऊपर दिए गए वाक्य में गीत, छात्र, बच्चे ये संज्ञा है। जो अच्छा, सफल, कुछ ये विशेषण संज्ञा की विशेष जानकारी दे रहे हैं। बुद्धिमान शब्द वे सर्वनाम की विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण है। उदाहरणों में हम और भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि संज्ञा, उसको यदि कुछ प्रश्न पूछते हैं तो जो जवाब मिलेगा मानो वह विशेषण रहेगा। तो यह उदाहरणों के माध्यम से कैसे समझेंगे? तो इस प्रकार,
आप देख रहे होंगे, सुनेंगे भी और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों, उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण संज्ञा मानो गीत है। अब सवाल करेंगे कैसा गीत, तो जवाब में मिलेगा अच्छा। तो यह विशेष जानकारी मिल रही है गीत के बारे में। अब दूसरा उदाहरण, अब मानो संज्ञा है छात्र। सवाल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कैसे छात्र, तो विशेष जानकारी मिलेगी। सफल, तो यहां पर विशेषण सफल हो गया। तीसरा उदाहरण संज्ञा बच्चे। अब प्रश्न पूछेंगे कितने बच्चे, तो जवाब में मिलेगा कुछ, तो यह उसका विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से सवाल जवाब के माध्यम से भी हम विशेषण को पहचान सकते हैं। सिर्फ करना क्या है कि संज्ञा जो है तो उसको सवाल पूछना है, तो अपने आप जवाब में विशेषण आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके वाक्य के रूप में उदाहरण और सवाल जवाब के माध्यम से भी यह उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विशेषण के दो पक्ष। देखिए दोस्तों, बात समझ लीजिए, मैंने यहां पर विशेषण के भेद या प्रकार नहीं बताए, विशेषण के पक्ष समझ लेंगे। तो विशेषण के दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष विशेषण और दूसरा विशेष्य। अब विशेषण किसे कहते हैं उसे समझ लेंगे। विशेषण के दो पक्ष में विशेषण समझ लेंगे। तो विशेषण इस प्रकार, वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब उसका उदाहरण वाक्य के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य सुंदर घर है, दूसरा वाक्य फटी किताब है। ऊपर दिए गए वाक्य में सुंदर, फटी शब्द विशेषता बताता है, इसलिए विशेषण है। तो विशेषण के दो पक्ष में विशेषण जो पक्ष है उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण हमने यहाँ पर वाक्य के रूप में भी समझ लिया। अब विशेषण के दूसरा पक्ष में है विशेष्य। तो विशेष्य को समझ लेंगे। विशेष्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार, वाक्य में विशेषण जिस संज्ञा की जानकारी विशेषता प्रकट करता है, देता है, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझ लेंगे। उदाहरण में वही वाक्य हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो पहला वाक्य सुंदर घर है, दूसरा वाक्य फटी किताब है। ऊपर दिए गए वाक्य में घर, किताब संज्ञा की विशेषता बताई गई है, इसलिए ये विशेष है। तो दोस्तों, यहां पर हम इस विशेषण और विशेष्य को, यहां पर मैंने एक चौकट बनाई हुई है, उसके माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि विशेषता बताने वाला विशेषण इस प्रकार सुंदर और फटी। अब जिसकी विशेषता बताई जाए मतलब विशेष्य, इस प्रकार घर और किताब। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने
विशेषण का महत्वपूर्ण जो दो पक्ष है, विशेषण और विशेष्य को हमने इसकी परिभाषा और साथ ही साथ उसके उदाहरण भी समझने का प्रयास किया। तो हम अब अगले टॉपिक में विशेषण के भेद मतलब विशेषण के प्रकार इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, विशेषण के कुल 4 भेद है, 4 प्रकार है। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण, दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण, तीसरा प्रकार परिमाणवाचक विशेषण, चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण। तो हम विशेषण के भेद प्रकार में सबसे पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण की विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, उसमें सबसे पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार, तो सुनिए, देखने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास भी करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का गुण की जानकारी देने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम का गुण सूचित होता है या उसका बोध होता है, ऐसे संज्ञा के बारे में कैसे, कैसा, कैसी प्रश्न का उत्तर पाया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम उदाहरण वाक्य के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य, तापी पवित्र नदी है। दूसरा वाक्य, गुलाब के फूल लाल है। तीसरा वाक्य, ये खुशबूदार फल है। चौथा वाक्य, वे वीर जवान है। ऊपर दिए गए वाक्य में तापी, गुलाब, संज्ञा और ये वे सर्वनाम के बारे में क्रमशः पवित्र, लाल, खुशबूदार, वीर जवान आदि गुणों का बोध होता है। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण को हमने समझने का प्रयास किया। अब इसी में अगले टॉपिक में गुणवाचक विशेषण के उपभेद, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, गुणवाचक विशेषण के उपभेद में पहला उपभेद कालवाचक विशेषण, दूसरा उपभेद स्थानवाचक विशेषण, तीसरा उपभेद आकारवाचक विशेषण, चौथा उपभेद दशावाचक विशेषण, पांचवा उपभेद गुणवाचक विशेषण और 6 नंबर का उपभेद वर्णवाचक विशेषण को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला उपभेद कालवाचक विशेषण इस प्रकार, जो शब्द समय या काल संबंधी गुण प्रकट करे उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में पुराना वस्त्र, आगामी महीना आदि। तो यहाँ पर पुराना, आगामी, यह मानो काल को सूचित कर रहे हैं, इसलिए यह कालवाचक विशेषण है। दूसरा उपभेद स्थानवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार, जो शब्द स्थान विषयक विशेषता प्रकट करे उसे स्थानवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि
उदाहरण के तौर पर बनारसी साड़ी। दूसरा उदाहरण जापानी खिलौना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्थान में बनारसी, जापानी, यह स्थान की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। यह साड़ी की विशेषता प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और जापानी, यह खिलौना की विशेषता स्थान के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, इसलिए बनारसी और जापानी ये स्थानवाचक विशेषण हुए। अब तीसरा उपभेद आकार वाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार। जो शब्द आकार संबंधी गुण प्रकट करे उसे आकारवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लंबा आदमी। दूसरा उदाहरण गोल चेहरा। तो यहां पर देखिए लंबा और गोल, यह आकार का बोध कराते हैं, इसीलिए ये आकारवाचक विशेषण है। अब चौथा उपभेद दशावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा इस प्रकार। जो शब्द किसी की दशा का बोध कराता हो या प्रकट करे उसे दशावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्वस्थ बालक। दूसरा उदाहरण रोगी बालक। यहां पर दशा में स्वस्थ और रोगी इसका बोध हो रहा है, इसीलिए यहां पर स्वस्थ और रोगी यह दशावाचक विशेषण है। अब पांचवा उपभेद गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा इस प्रकार। जो शब्द किसी संज्ञा के गुण को प्रकट करे उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में सुंदर बालक। दूसरा उदाहरण झूठी बात। तीसरा उदाहरण शांत प्रकृति। तो दोस्तों यहां पर सुंदर, झूठी, शांत ये गुण को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए सुंदर, झूठी, शांत यह गुणवाचक विशेषण है। अब 6 नंबर का उदाहरण वर्णवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा इस प्रकार। जो शब्द संज्ञा के वर्ण या रंग संबंधी गुण प्रकट करे उसे वर्णवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पीला वस्त्र। दूसरा उदाहरण लाल जूता। तीसरा उदाहरण काला कोट। चौथा उदाहरण सफेद घोड़ा। तो यहां पर वर्ण में जैसे कि पीला, लाल, काला, सफेद ये वर्ण का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें वर्णवाचक विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने गुणवाचक विशेषण के उपभेद की परिभाषा और उसके संक्षिप्त उदाहरण को हमने यहाँ पर देखा, सुना और समझने का प्रयास भी किया। अब हम विशेषण के भेद में दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तीसरी परिभाषा इस प्रकार से समझ लेंगे। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है
उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरणों में वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण में सबसे पहला वाक्य, अरुणा को पहली बेटी हुई थी। दूसरा वाक्य, कुणाल ने 1 दर्जन केले खाए। तीसरा वाक्य, 15 वीर जवानों ने दुश्मनों पर हमला किया। यहां के वाक्य में पहली, 1 दर्जन, 15 संज्ञा के संख्या के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। अब उदाहरणों में हम और उदाहरण समझने का, देखने का, सुनने का प्रयास करेंगे। तो उसमें सबसे पहला उदाहरण, उसकी 5 उंगलियां घी में है। दूसरा उदाहरण, वे 8 थे। ऊपर दिए गए वाक्य में उसकी, वे सर्वनाम की क्रमशः 5, 8 ये संख्या बताई है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उसके उदाहरण को समझने का प्रयास किया। अब हम संख्यावाचक विशेषण के उपभेद, इसके बारे में विशेष जानकारी इस टॉपिक में हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण के उपभेद इस प्रकार, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा क्रमवाचक विशेषण और चौथा समुदायवाचक विशेषण। तो हम संख्यावाचक विशेषण के इस उपभेद में सबसे पहला उपभेद निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में सबसे पहला वाक्य, महल को 25 कमरे हैं। दूसरा वाक्य, युद्ध में वे 10,000 सैनिक थे। उदाहरणों में और संक्षिप्त में भी उदाहरण समझेंगे, जैसे कि 25, 10,000, 100, 50, 4, 2 आदि। ऊपर दिए गए वाक्य में, उदाहरण में संज्ञा सर्वनाम क्रमशः, जैसे कि 25, 10,000 संख्या का निश्चित बोध होता है। साथ ही साथ वाक्य के जो उदाहरण हैं उसमें 25, 10,000 ये भी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, इसीलिए ये सभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उदाहरण हमने समझे। अब दूसरा उपभेद, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार, जो विशेषण संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम संक्षिप्त उदाहरण देखते हैं, कुछ, बहुत, कम, अधिक आदि। अब हम उदाहरण वाक्य के रूप में भी विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है, विद्यालय के मैदान पर कुछ छात्र खेल रहे थे। दूसरा वाक्य, केतुराज का गांव बहुत दूर है।
तीसरा वाक्य, उसने कम गुण प्राप्त किए। अगले का वाक्य, वे अधिक यात्राएं करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में विद्यालय, केतुराज, संज्ञा और उसने, वे सर्वनाम के क्रमशः कुछ, बहुत, कम, अधिक संख्या से निश्चित बोध नहीं होता, इसलिए दोस्तों इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब उपभेद में तीसरा उपभेद, क्रमवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार, जो विशेषण किसी संज्ञा या वस्तु की क्रमानुसार गणना का बोध कराते हैं उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में संक्षिप्त उदाहरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। अब वाक्य में इसके उदाहरण इस प्रकार, पहला वाक्य, ओंकार कक्षा में पहले नंबर पर आया। दूसरा वाक्य, कोमल सिंह जी का दूसरा लड़का इंजीनियरिंग पढ़ता है। तीसरा वाक्य, उनका बंगला तीसरी मंजिल पर है। ऊपर दिए गए वाक्य में पहला नंबर, दूसरा लड़का, तीसरी मंजिल आदि से क्रम गणना का बोध होता है, इसलिए ये क्रमवाचक विशेषण है। इस प्रकार क्रमवाचक विशेषण की परिभाषा, उसके उदाहरण समझने का प्रयास किया। अब चौथा उपभेद, समुदायवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार, जो विशेषण किसी संख्या के समुदाय का बोध कराते हैं उसे समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में संक्षिप्त उदाहरण, जैसे कि दोनों, चारों, पांचों, पचासों आदि। अब हम वाक्य के रूप में उदाहरण, सबसे पहला वाक्य, गाय के दोनों कान पंखुड़ियों के जैसे थे। दूसरा उदाहरण, वे चारों ओर से घिरे हुए थे। तीसरा उदाहरण, पांचों ने मिलकर विजय पताका लहराई थी। यहाँ के वाक्य में दोनों, चारों, पांचों, पचासों ये विशेषण संख्या के समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, इसलिए समुदाय या समूहवाचक विशेषण है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस सत्र में हमने विशेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, विशेषण के दो पक्ष और विशेषण के भेद में गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और उसके उपभेदों की जानकारी हासिल की। अगले सत्र में हम विशेषण के उपभेद में तीसरा विशेषण परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण की विशेष जानकारी हासिल करेंगे। इसीलिए जरूर अगला वीडियो और ऑडियो देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम आज का सत्र संपन्न करते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल के माध्यम से जो हिंदी व्याकरण का क्रमबद्ध सत्र जो चल रहा है, इस क्रमबद्ध सत्र को आगे बढ़ाने के लिए और सभी छात्रों तक पहुंचाने के लिए सभी छात्र एवं दर्शक और मेरे हिंदी अध्यापक भाई बहन इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से एक बार जाते जाते सभी छात्रों को, दर्शकों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।